छात्र विचार के मंच पर सभी का स्वागत और जय माता जी की। दिस इज द सेकेंड एपिसोड ऑफ द सीरीज। राजपूत इतिहास पर कई बार प्रश्न उठाए जाते हैं जिनका उत्तर हम इस सीरीज के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए आज का प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। आई विल शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो हम राजपुत्र शब्द और उससे जुड़ा इतिहास एक्सप्लोर कर रहे थे। ऋग्वेद के ऋग्वेद से समय के प्रवाह के साथ सिक्वेंशली आगे बढ़ते हुए। So in this session, we'll traverse the historic timeline from 10th century up to the 14th century AD. और हम ये देखेंगे कि राजपुत्र शब्द का मध्यकाल की इन सदियों में अर्थ राजकुमार मिलता है या फिर कुछ और। And toward the end, we'll start debunking some of the claims as well. All right. So I'll start with the first one. छम्ब क्षेत्र से महाराजा विदग्ध वर्मन का 960 ईस्वी का एक ताम्रपत्र कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है। इसमें सुमंगल नाम के गांव में भूमि दान में देने का उल्लेख होता है। तो ताम्रपत्र में उस क्षेत्र के जितने भी गवर्नमेंट से जुड़े लोग थे उन सब की एक सूची दी गई है जब महाराजा का उनके लिए संबोधन रिकॉर्ड होता है। So if you notice the terms in line 6, राजा, राजानक, राजपुत्र, राजामात्य, राजस्थानी, ये सभी वहाँ की लोकल लैंड ओनिंग और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव जेंट्रीज थी, लेयर्स ऑफ अ फ्यूडल हायरार्की बेसिकली। इस तरह के उल्लेख और कई ताम्रपत्रों में मिल जाते हैं, जैसे कि सेन वंश के वल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन के ताम्रपत्र, जिनमें कंसिस्टेंटली लैंडेड जेंट्रीज की एक हायरार्की दिखाई देती है। सो इफ यू थिंक ऑफ इट एज अ पिरामिड हायरार्की, ऊपर की जेंट्रीज में कम लोग थे, जिनमें महाराजपुत्र, राजानक या उसका जो मिडिवल वर्जन मिलता है राणक, वो और इस तरह के कई टाइटल्स मिलते हैं। नीचे की जेंट्रीज जैसे कि राजपुत्र, उनमें ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द पिरामिड हायरार्की ज्यादा लोग थे। राजपुत्र इस फ्यूडल स्ट्रक्चर की सबसे निचली कड़ी कही जा सकती है। ये हमें लेख पद्धति से भी पता चल जाता है, which we have briefly visited in the last episode. So I'll not cover those inscriptions because that evidence would be redundant here. तो इसी प्रकार क्षत्रियों या राजपुत्रों के लिए राजन्य और राजकुल जैसे शब्द भी उपयोग में आए हैं। राजन्य शब्द वैदिक काल से उपयोग होता रहा है, जिसका एक फेमस एग्जाम्पल ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिल जाता है। तो इसके अलावा राजकुल शब्द जो है ये हमें लेट एंशिएंट और अर्ली मिडिवल सेंचुरीज से मिलता है, जब वंशों का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा था। So gradually we'll come to all of these topics. For now, I'll move on to the next one. Okay, कथा सरित सागर। 11वीं सदी में सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा। इस ग्रंथ की एक कहानी में दो बहरूपीय चोरों का उल्लेख होता है, जिनके नाम थे शिव और माधव। अब इनमें माधव ने किसी योजना से एक राजपुत्र का वेश धारण किया और एक गांव में जाकर रहने लगा, जिससे कि कोई रोक टोक या संदेह ना हो, उसे एक संभ्रांत वर्ग का शक्तिशाली व्यक्ति समझा जाए, सम एलीट बेसिकली। सो द लाइन हियर सेज राजपुत्रस्य वेशेण तस्यो ग्रामे कचिद्रहि। अच्छा, पूरी कथा में माधव का किसी प्रकार से राजपुत्र होने से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जब वो एक राजा के दरबार में जाता है तो वो राजा उसे रिसीव करता है, थिंकिंग ऑफ हिम एज अ राजपुत्र, और अपने यहाँ राजा माधव को एक सैलरी पर नियुक्त करता है। अब अगर मैं ये सोचूं कि राजपुत्र कोई राजकुमार होता है, प्रिंस होता है, तो सोचने की बात है दूसरे राजाओं के यहाँ सैलरी पर कौन से राजकुमार काम करते हैं, और कौन सा बहरूपिया चोर एक राजकुमार का वेश धारण करके गांव में रहता है और उसी रूप में बाहर निकलता है कि पूरी दुनिया का ध्यान उसी पर जाए। That doesn't make any sense. और कथा सरित सागर में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं
So let's take a few more of them. Right. There is one story which says पाटलिपुत्र के राजा विक्रमादित्य ये किसी गुप्त अभियान पर एक दुश्मन के राज्य में जाते हैं और अच्छे कुलों के 5 शूरवीर राजपुत्रों के साथ. लेट मी रिपीट, इट सेज अच्छे कुलों के 5 शूरवीर राजपुत्र. I've underlined the words here. Now, क्या ये 5 राजपुत्र राजकुमार थे? Of course not. अच्छा, इस कहानी में मंत्रियों को अलग से गिना गया है. First half of the third line if you see. So ये राजपुत्र लोग मंत्री भी नहीं हो सकते थे. They were soldiers and military officers of the king. One more example. Middle of the screen जो उदाहरण आप देख रहे हैं, राधा नगरी के राजा उग्र भट्ट ये अपने बड़े बेटे भीम भट्ट पर क्रोधित हो गए. कारण था उनका छोटे बेटे समर भट्ट से मारपीट करना. तो दंड के रूप में राजा ने भीम भट्ट के लिए नियुक्त 100 राजपुत्र सेवा से हटा लिए और उन्हें लगा दिया समर भट्ट की सुरक्षा के लिए. अब फिर से सोचिए, क्या राजपुत्र केवल राजा के पुत्र यानी राजकुमार को कहते हैं? तो 100 राजकुमार लोग बॉडीगार्ड की तरह कब से दूसरे राजकुमारों की नौकरी करने लगे? Now, we'll take the next one. At the bottom of your screen, this is one more story. यहाँ मालव देश में पैदा हुए शूरसेन नाम के एक राजपुत्र किसी राजा की सेवा में जाते हैं. राजा उन्हें काम पर रखता है. फाइनेंशियल सब्सिस्टेंस के लिए उस राजपुत्र एम्प्लॉय को एक गांव दिया जाता है जिससे मिलने वाले रेवेन्यू में उस राजपुत्र का भाग होता है. तो राजपुत्र का इन सब एग्जाम्पल्स में एक ही अर्थ मिलता है, a leading section of the society which has military and administrative roles. Moving ahead. ये 11वीं सदी का ही एक और ग्रंथ तिलक मंजरी है, उससे ये उदाहरण है. Now the story here is 2 राजकुमार प्रिंसेस हरिवाहन और समरकेतु सैन्य सेवाओं के बदले राजपुत्रों के बीच अपनी निजी भूमि जिसे भुक्ति कहते हैं उसे बांटते हैं. So it says राजपुत्र जनस्य पात्रतानुसारेण संविभक्ति स्वभुक्ति नगर ग्राम निवह निश्चिंतयोः. मीनिंग तिलक मंजरी भी एक जन समूह को या जनता के एक वर्ग को राजपुत्र कहती है, because the words are राजपुत्र जनस्य. The word jan is always used in the sense of masses and not for some select VIPs like princes. So this was another instance of a feudal arrangement where the numerous Rajaputras will get land holdings for providing the state with military assistance and obviously some form of tax revenue and administration assistance. तो ये ऐसी ये व्यवस्था थी जो कि गुप्त साम्राज्य बिखरने के बाद धीरे धीरे स्थापित हुई और फिर ब्रिटिश काल तक चली. Anyway, we'll talk more about feudalism later. But एक और बात यहाँ करना चाहूँगा. लिंग्विस्टिक्स का सिद्धांत है कि किसी भी काल का लिखित साहित्य एक शब्द का किसी एक प्रकार से एक पेक्यूलियर कॉनोटेशन से प्रयोग तब करने लगता है जब उस शब्द का उसी प्रकार का उपयोग कुछ समय से लोकाचार में, सामान्य जनजीवन में, ऑन द स्ट्रीट पहले ही हो रहा हो कुछ समय तक. तब जाकर वो टर्म, वो कॉनोटेशन आपको उस काल के फॉर्मल रिटन लिटरेचर में दिखाई देने लगता है. अब इस बात को जब 8वीं सदी की बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट, 11वीं सदी का कथासरित सागर और तिलक मंजरी जैसी रिटन लिटरेचर से इसे जोड़कर देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि मध्यकाल की, मिडीवल एज की अर्ली सेंचुरीज में भी राजपुत्र ये समाज के एक वर्ग को, एक सोशल ग्रुप को कहा गया है, अ लैंडेड जेंट्री. ये केवल किसी राजकुमार या हाई लेवल ऑफिसर को नहीं कहा गया. ओके, over to some inscriptions now. Right.
Toward the end of 11th century AD, मेवाड़ के कदमाल से रावल विजय सिंह गुहलोत का ताम्रपत्र। इसमें उल्लेख होता है सगंधा के पुत्र रणधवल का। अब ये दोनों कौन है? सगंधा के परिचय के लिए शब्द आते हैं चौहान राजपुत्र। ओके, दैट्स ऑन दी थर्ड एंड फोर्थ लाइंस। और उनके पुत्र रणधवल यहाँ दूतक रूप में आए हैं, मीनिंग रणधवल इज बेसिकली अ मैसेंजर कम एग्जीक्यूटिव फॉर दिस इंस्क्रिप्शन। अगला एग्जाम्पल, ये फिर से 11वीं सदी के अंत से ही भोपाल के पास उदयगिरी से मिले कुछ परमार शिलालेख हैं। इनमें मध्यम स्तर के जो परमार सामंत थे, उन्होंने छोटे छोटे भूमिदान या स्मारक निर्माण के काम जो करवाए, उनके उल्लेख मिलते हैं। सो आई हैव असेंबल्ड कपल ऑफ देम हियर। जैसे किसी ने गांव में एक जमीन का टुकड़ा दान किया, एक शिलालेख उस पर है, तो दान करने वालों के नाम आते हैं राजपुत्र सोड, एक जगह राजपुत्र दामोदर, जयदेव, राजपुत्र वाहिल वाहड़। सो इस तरह के उदाहरण है। नाउ टू दी 12th सेंचुरी। 1116 ईस्वी, उदयपुर के पास पालड़ी का शिलालेख। शासन है मेवाड़ के राजा अरि सिंह गुहलोत का। तो शिलालेख में बताया गया है कि सोलंकी वंशीय श्री सल्लखन, जो कि राजपुत्र श्री उपल के बेटे हैं, उनकी देखरेख में, उनके निर्देशन में इस शिलालेख की स्थापना हुई, ऐसा बताया गया है। अब ये सोलंकी पिता पुत्र कोई राजा राजकुमार नहीं है। इस शिलालेख से संबंधित जो राज परिवार है, रॉयल फैमिली है, तो गुहिलोतों का है, सोलंकियों का नहीं। तो पिता पुत्र केवल मेवाड़ के अधिकारी या कर्मचारी थे। दे वर जस्ट सम मिडिल लेवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दैट्स ऑल। लेकिन फिर भी उन्हें राजपुत्र कहा गया है। Why? I'll take you to the next one. If you look below on the slide, एक और सल्लक्षण पाल नाम के व्यक्ति को राजपुत्र कहा गया है, इस बार अजमेर के चौहान राज्य में। 1163-64 AD, विग्रहराज चौहान का दिल्ली शिवालिक शिलालेख। I've shared an extract of it. इसमें लिखा है कि शिलालेख की स्थापना के समय चौहान राज्य के महामंत्री थे राजपुत्र श्री सल्लक्षण पाल। तो न केवल सल्लक्षण पाल को राजपुत्र कहा गया है, बल्कि जो उनकी ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, जो पद है, वो मिलता है महामंत्री का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 12वीं सदी के मध्य में एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया, कल्हण का राजतरंगिणी, कश्मीर में। सो यहाँ भी राजपुत्र शब्द का ग्रुप कॉनोटेशन में प्रयोग हुआ है, जगह जगह हुआ है, मिलिट्री कंट्रीब्यूशन देने वाली लैंडेड जेंट्री के रूप में। सो लेट मी टेक फ्यू एग्जांपल्स। ये जो पहला आपको दिख रहा है, 11वीं सदी के कश्मीरी राजा अनंत देव, उनके साथ में उनकी सेना या जो काफिला जो चलता था उनका, उसमें कौन कौन लोग चलते थे, उसका राजतरंगिणी में एक स्थान पर उल्लेख होता है। तो यहाँ डामरों का नाम आता है और साथ में हथियारबंद राजपुत्र घुड़सवारों की टुकड़ी के चलने की जानकारी मिलती है। अब पहले तो ये देख लें कि डामर कौन है। अगर आप राजतरंगिणी पढ़ें तो पाएंगे कि डामर जो है, ये कश्मीर की एक स्थानीय फ्यूडल क्लास थी, हायर नोबिलिटी, बेसिकली किंग मेकर्स एंड वसाल्स। और राजपुत्र जो है, ये हायरार्की में डामर से थोड़ा सा नीचे एक और वर्ग था। अच्छा, अगला देखते हैं। तो ये जो राजपुत्र घुड़सवार थे, इन्हें किसी भी स्थिति में कोई प्रिंस, राजकुमार नहीं माना जा सकता। रीजन बीइंग, ये जो ऊपर जो श्लोक था, इससे ठीक 2 श्लोक पीछे का एक और वर्स मैंने यहाँ स्क्रीन पर शेयर किया है, द सेकंड वन ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ जो वास्तविक प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, उनका उल्लेख हुआ है नृपात्मजाह शब्द से, यानी कि जो राजा है उसके जने हुए या उसके पुत्र जो है, दैट्स द मीनिंग गिवन। सो कहने का अर्थ यह हुआ कि राजतरंगिणी के लेखक को अच्छे से पता था
कि राजा के जो बायोलॉजिकल सन्स यानी कि राजकुमार या युवराज वगैरह हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, और राजपुत्र जो लोग हैं वो कैसे उनसे अलग एक सामाजिक वर्ग है. So, meaning he has been careful enough in the choice of words as to who are the princes and who are the military noblemen like Rajputras. So, clear on that. अच्छा, राज तरंगिणी में एक और प्रसंग है, showing at the bottom of your screen. तो यहाँ क्या हुआ है कि कश्मीर से सेनापति तुंग ये त्रिलोचन पाल के शाही राज्य की तरफ एक सेना लेकर निकलते हैं. As far as I remember, it was for assistance in some battle. तो उस सेना का कंपोजिशन यहाँ बताया गया है कि उसमें मंत्रीगण थे, सामंत थे, डामर वगैरह जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, और साथ में थे अनेकों राजपुत्र. ठीक. अच्छा, अगला एग्जाम्पल जो है राज तरंगिणी से ही, राजा अनंत देव की जब मृत्यु हो गई तो उनके मरने के बाद जो उनकी पत्नी यानी कि महारानी जो थी, शी बेसिकली टुक होल्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने राज्य का संचालन किया. तो उस बारे में राज तरंगिणी कहती है कि महारानी ने राज सेवा में नियुक्त समाज के सभी वर्गों को समय पर उनकी सैलरी भिजवाई या जो भी उनका रेम्यूनरेशन रिवॉर्ड्स वगैरह होता है. तो स्टेटमेंट किस प्रकार से मिलता है, द ऑथर रिकॉर्ड्स इट एज चांडालों से लेकर राजपुत्रों तक सभी को वेतन मिला. Now, why did I stress on this? Because you can see easily the author is tracing an entire social strata from Chandals at one end to the Rajputras on the other end, right? So that's why it's a very clear example. अच्छा, अब राजपुत्रों के समाज का एक वर्ग होने की बात ये हम और अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं एक कंक्लूसिव एविडेंस से. तो राज तरंगिणी की जो 7वीं पुस्तक है उसका एक श्लोक आपके सामने है. ये बताता है कि राजपुत्रों के 36 राजवंश हैं और इनका गर्व इतना है कि ये सूर्य को भी अपना स्थान नहीं दें. तो इन 36 वंशों से आए राजपुत्र, द वर्स सेज, ये कश्मीर के राजा हर्ष का एक एक कर साथ छोड़ गए. अब इस राजा की वो कौन सी ऐसी नीतियां या कर्म थे जिनसे ये सब हुआ, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, हमारे विषय से बाहर का है, पर ऐसा हुआ. अच्छा, 36 कुलों का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे की सदियों में भी लगातार मिलता है और उल्लेख मिड 12th सेंचुरी की राज तरंगिणी में आने से आप क्या इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है 11वीं सदी या उससे भी थोड़ा पहले अस्तित्व में आ गया था. और कश्मीर जैसे सुदूर प्रांत में राजपुत्रों के 36 कुलों की स्थापना या जानकारी अगर मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेन उत्तर भारत जो है, द मेन लैंड ऑफ नॉर्थ इंडिया, वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट पहले से था. तो आगे चलकर फिर कश्मीर से दूर गुजरात में भी 36 कुलों की इस सूची का वर्णन मिलता है, जैन ग्रंथों में मिलता है, एंड विल गेट टू दैट लेटर. बाय द वे, ये जो पूरी बेल्ट है, दिस होल एक्सिस फ्रॉम कश्मीर टू गुजरात, द नॉर्थ वेस्टर्न एक्सिस ऑफ इंडिया, ये जो एरिया है, इट इज ऑलवेज and consistently been the core working area of various Kshatriya clans, at least since Panini's time. So what you notice in Raj Tarangini is not an anomaly, basically. It ties with the pattern of history. Okay, coming back to the previous verse of Raj Tarangini. तो स्क्रीन पर ये जो पिछला श्लोक मैंने आपको दिखाया है, इससे कुछ वर्सेस ऊपर ही उसी कॉन्टेक्स्ट में राज तरंगिणी के लेखक राजा का साथ छोड़ने वाले समाज के एक और वर्ग का नाम लेते हैं. सो विल सी दैट. या डाउन बिलो, यहाँ नीचे जो श्लोक आप देख रहे हैं, इट सेज द ब्राह्मण्स deserted the king. So why did I take this up? I took this up because this sets the context. Basically, the author was telling how the various elite sections of the society were leaving the king. Okay? And in that context, the author mentions Brahmins and then he comes to Rajputras. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि राज तरंगिणी में, if you summarize it,
क्लियरली चांडालों और ब्राह्मणों की तरह राजपुत्र शब्द का समाज के एक वर्ग के लिए प्रयोग हुआ है। ओके, अगला साक्ष्य लेते हैं। ओके, अगेन फ्रॉम मिड 12th century AD, सेम एज राजतरंगिणी। दिस वन इज इन गुजरात। विख्यात जैन विद्वान आचार्य हेमचंद्र जी ये गुजरात में बैठकर त्रिशष्टि शला का पुरुष चरित्र लिखते हैं। तो इस नाम के ग्रंथ में एक स्थान पर कुछ लोगों के पुनर्जन्म का एक वृत्तांत आता है, रीबर्थ। तो वो लिखते हैं, हेमचंद्र जी लिखते हैं कि 5 लोग तो राजा वज्रसेन के पुत्रों के रूप में यानी राजकुमार बनकर पैदा हुए, और छठा व्यक्ति जो है यानी केशव, ये सुयशस नाम के एक, द वर्ड इन संस्कृत इज राजपुत्र कह बनकर पैदा होते हैं। दैट्स द आइडेंटिटी। सो अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें नीचे की तरफ तो वहाँ भी सुयशस को प्रिंसेस से अलग बताया गया है। द पॉइंट इज राजपुत्र कह जो है ये पहचान प्रिंसेस से अलग है। ठीक है, यहाँ एक बार राजपुत्र कह जो है इसे थोड़ा सा डीकपल करके देखेंगे। यहाँ पर राजपुत्र शब्द पर संस्कृत के कन प्रत्यय का उपयोग हुआ है, इट्स अ सफिक्स। तो इसका, इस सफिक्स का जो व्यक्ति सूचक संदर्भ में अगर आप प्रयोग करते हैं तो अर्थ होता है किसी के जैसा या किसी से संबंधित होना। तो राजपुत्र कह का अर्थ हुआ वो जो राजपुत्र से संबंधित हो, उसकी संतान हो या उसके जैसा माना जाए, बेसिकली ब्लड रिलेशंस और नेक्स्ट जनरेशंस ऑफ अ प्रिंस। यानी ये बात हुई है किसी राजा या राजकुमार के संबंधी या उनके कुल की आगे की पीढ़ियों की, जिन्हें हम पहले राजन्य नाम से भी देख चुके हैं, राजपुत्र, और बाद की सदियों में जब अपभ्रंश युक्त भाषाएं प्रचलन में आती हैं तो उन्हें राजपूत कहा गया है। अब एक बार इसी कॉन्सेप्ट को राजन्य शब्द से भी समझ लेते हैं उसी ग्रंथ से। तो त्रिशष्टि शला का पुरुष चरित्र में एक और केस मिलता है जहां ईश्वर ने राजा बनकर जगत में विधि विधान और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना कैसे की उस पर बात होती है। ठीक है, सो लेट्स सी दैट। So you have the verses on top and translation at the bottom of your screen. सबसे पहले स्किल्ड लेबर में सबसे पहले कुम्हार आते हैं, फिर पेंटर्स और बुनकर, नाई, खाती, सुनार वगैरह, और इसी क्रम में आगे चलकर वो बताते हैं कि सब तरह के प्रबंधन के लिए प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर रूप में जो वर्ग स्थापित किए गए उनके नाम देते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पावर। So he starts with Ugra, then Bhog, then Rajanya और लास्ट में क्षत्रिय। उग्र जो हैं वो दंड देने वाले थे, बेसिकली न्याय के संतरी। भोग थे मंत्रीगण, दी मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेसी। राजन्य लोग थे राजा का परमानेंट सपोर्ट बेस, ब्लड रिलेशंस, यानी भाई बंध संबंधी, और कोई राजा जिस वंश का था उस वंश के लोग। So most of them were the noble gentry, whose medieval version is also called the feudal lords. तो राजन्यों का परिचय देते हुए ईश्वर के राजा रूपी अवतार के साथ यहाँ एक शब्द आया है समान वयसः, सेकंड लाइन फ्रॉम बॉटम इन संस्कृत इफ यू सी। तो समान वयसः जो है इसका अर्थ भी कन प्रत्यय के जैसा होता है, मीनिंग किसी के जैसा या उससे संबंधित, इक्विवेलेंट। ठीक है, और इन सब के बाद बाकी जो लोग बचे जो इस पर्पस से रखे गए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें केवल क्षत्रिय कहा है। ठीक है, सो इफ यू कम बैक टू राजन्य, राजन्य यहाँ सोसाइटी के एक भाग को कहा गया है, जैसे बाकियों को उग्र, भोग वगैरह बोला गया है। ओके, सो इन अदर वर्ड्स the birth based kshatriyas were known with various words like Rajaputrakah, Rajanya, right? And okay, so for now we'll pause on this and move on with the timeline journey for Rajaputra, and we'll take these terms again later on. तो
मैं हमारी टाइमलाइन को आगे रिज्यूम करता हूँ। राइट, ये राजस्थान के नाडौल में चौहानों का एक छोटा सा राज्य था, पैरेलल टू पैरेलल टू अ डिफरेंट एंड स्ट्रॉन्गर चौहान किंगडम ऑफ अजमेर, टू विच पृथ्वीराज चौहान बिलोंग्ड। अब अजमेर में जिस समय पृथ्वीराज चौहान थे, उसी समय के नाडौल चौहानों के 2 शिलालेख मिलते हैं लाल राय से, क्लोज टू नाडौल। दे आर डेटेड 1176 एडी, ठीक है, 1176 ईस्वी के। So you can see the extract and translation on your screen. इन शिलालेखों में 2 लोगों को राजपुत्र कहा गया है, एक लखनपाल चौहान और दूसरे हैं अभयपाल चौहान। तो इन दोनों को कुछ गांव दिए गए एडमिनिस्टर करने के लिए और साथ में उनकी निजी सबसिस्टेंस के लिए। This by the way was an old practice in medieval India. तो ये दोनों ही राजपुत्र उस समय जो राज्य था, राज्य के जो राजा थे केलहन चौहान, ये दोनों ना तो केलहन चौहान के बेटे थे ना उनके पोते थे, not in direct line of descent, nor they were any kind of candidates of being a prince someday. तो इनका राजकुमार या युवराज नहीं होना तो निश्चित है। तो ये लोग बेसिकली they were only some cousin relatives of the king केलहन चौहान, लेकिन फिर भी उन्हें राजपुत्र कहा गया है। ठीक, द सेम वे इफ यू मूव नेक्स्ट, पाली जिले में एक गांव है बामनेरा, वहां से 1163 एडी टू 66 एडी के 2-3 साल के अंतराल के कई शिलालेख आते हैं। तो इनमें एक राजपुत्र थे कुमार सिंह और उनके बेटे अजय सिंह, पिता पुत्र हैं, दोनों को राजपुत्र कहा गया है। बट ना तो कुमार सिंह अपने समय के राजा के बेटे या पोते बताए गए हैं, कोई उनके जीनियोलॉजी वगैरह कुछ यहाँ मेंशन नहीं है, ना ही कुमार सिंह के बेटे अजय सिंह के साथ ऐसा कोई केस था ऑब्वियसली, बट बोथ हैव बीन कॉल्ड राजपुत्र। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एविडेंस। ये 1182 ईस्वी में जो जालौर शिलालेख आता है राजा समर सिंह देव चौहान का। अब जालौर में चौहान कैसे आए? जालौर इज अ न्यू चौहान ब्रांच and kingdom which came out of the Nadol branch. So it was set up in those years only. So this is one of the initial inscriptions. Okay, anyway, so इस शिलालेख में राजा समर सिंह देव के मामा जोजिल जो थे उन्हें राजपुत्र कहा गया है, पर साथ ही जोजिल को इस शिलालेख में राज्य चिंतक का टाइटल भी मिला है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जोजिल कोई भविष्य में राजपाट पाने के युवा कैंडिडेट तो नहीं थे। ऑब्वियसली ये राजा के एक अनुभवी और वृद्ध सलाहकारों में से थे, an old pillar of the state, right, like Katappa was. बट फिर भी जोजिल को राजपुत्र कहा गया है, राज्य चिंतक कहने के बाद भी। ओके, ये माउंट आबू के नेमिनाथ मंदिर से मिला 1230 ईस्वी का एक शिलालेख है, जिसमें अच्छा ये है सोलंकी और वाघेल शासन का समय, व्हेन द भोला भीम सोलंकी वाज रूलिंग, but mostly it was the Vaghelas who were calling the shots. तो anyway, so इसमें नेमिनाथ मंदिर की देखभाल का जो जिम्मा है, उत्तरदायित्व है, ये किन लोगों को दिया गया उनकी पूरी सूची आती है शिलालेख में। तो ये जो मैंने पहला अंडरलाइन दिया है यहाँ पर टू द सेकंड एंड थर्ड लाइंस, श्री चंद्रावती पतिराज कुल श्री सोम सिंह देवेन से लेकर आगे यहाँ समस्त राजलोकैस तथा तक, यहाँ तक, ये तो हमने उस समय की पूरी रॉयल फैमिली को कवर कर लिया। दे आर द वंस हु आर अकाउंटेबल अबव ऑल द अदर फोक्स। सो प्रिंसेस वगैरह सब यहाँ पर इंक्लूड हो गए, दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप ऑफ द टेम्पल। So once we are done with specific VIP individuals, फिर शिलालेख में समाज के वर्गों की बारी आई
कि कौन कौन से वर्ग मंदिर की देखभाल करेंगे, कौन कौन से ग्रुप्स, कौन कौन से लोग। तो हमें दिखते हैं वैश्य समाज के लोगों की जो गिल्ड थी आइडेंटिफाइड एज महाजन गोष्ठी। ठीक है, एक तो ये आता है। फिर आसपास के सभी गोगुली ब्राह्मण, गोगुली इज अ डिवीजन विद इन द ब्राह्मण कास्ट। एंड देन इफ यू लुक एट द लोअर हाफ, यहाँ पर आता है भालीभाड़ा गांव के सभी प्रतिहार वंशीय राजपुत्र और आसपास के गांव के अन्य निवासी, दी अदर मिसलेनियस डिस्क्रिप्शंस। तो महाजनों और ब्राह्मणों के बाद एक गांव के सभी प्रतिहार वंशीय राजपुत्रों से क्या मीनिंग निकलेगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। नेचुरली दे आर टॉकिंग ऑफ अ ग्रुप, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। चलिए, अब इसी प्रकार से जो 13वीं सदी और उसके बाद के जैन विद्वानों के लिखे ग्रंथ मिलते हैं, जैसे खरतर पट्टावली है, प्रबंध चिंतामणि है, इनमें भी जगह जगह राजपुत्र शब्द प्रयोग हुआ है। तो अलग अलग जो राजपूत वंशों के लोगों की बात करते हुए उल्लेख आया है फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज फॉर ग्रुप्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ देम। ठीक है, तो आई टेक सम एग्जांपल्स जो कि जैन आचार्य मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि से है, बिलोंग्स टू 1304 एडी। तो इसके मूल राज प्रबंध सेक्शन में मेरुतुंग जी बताते हैं कि 10वीं सदी में जब सोलंकियों के गुर्जर देश पर अधिकार होने के कुछ ही समय बाद की बात वो कर रहे हैं कि उस समय अजमेर राज्य के चौहान राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी। मूल राज ने फिर समस्या से निपटने के लिए एक योजना बनाई और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, टू एग्जीक्यूट दैट प्लान, उन्होंने अपने सभी राजपुत्रों को उनके अलग अलग पद और कुल देखते हुए उनके काम के इंस्ट्रक्शंस देते हुए संदेश भिजवाए कि किसे कब क्या करना है। If you check the underlined part, it says Sarvanapi Rajaputran Padatesh Chanvaya. What it means is that the Rajaputras have been identified by two factors, position and birth. In other words, their clan or the reputation of their clan. Okay. Now, अगला है प्रबंध चिंतामणि से ही 12वीं सदी में यशोवर्म नाम के एक परमार राजा ने गुर्जर देश में जयसिंह सिद्धराज सोलंकी पर आक्रमण किया। तो उसके वर्णन में एज इट शोज ऑन द मिडल ऑफ स्क्रीन, सिद्धराज सोलंकी और उनकी सेना द्वारा 500 परमार राजपुत्रों को मारने का उल्लेख ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Now, if you see further down on the screen, प्रबंध चिंतामणि में ही मेरुतुंग जी एक बात और कहते हैं कि कन्नौज के राजा भोज प्रतिहार जब संन्यास ले रहे थे तो अपने अधीन जितने भी उनके प्रांत थे साम्राज्य में, उनमें से मालवा को उन्होंने ईश्वर और परमार राजपुत्रों के हवाले कर दिया। ठीक है, अगेन दिस इज इन अ ग्रुप कॉनोटेशन। नेक्स्ट, ये चित्तौड़ का जो रामपोल द्वार शिलालेख है, ये उसका एक्सट्रैक्ट है, बिलोंग्स टू 1301 एडी, 1301 ईस्वी। शासनकाल है समर सिंह देव गुहलोत का। तो यहाँ ऊपर की ओर वर्सेस है और नीचे उनका ट्रांसलेशन है। तो इस शिलालेख में गुहलोतों के प्रतिहार सामंतों का उल्लेख हुआ है, जो कि राजा भोज के बनवाए हुए एक मंदिर में कुछ मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए उन्होंने दान किया। तो उसी बात का ये शिलालेख था। अच्छा, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि दान करने वाले जो धार सिंह प्रतिहार हैं, उन्हें राजपुत्र कहा गया है। उनके पिता पाता प्रतिहार को राजपुत्र कहा गया है और उनके दादाजी को महारावत लिखे जाने के बाद भी राजपुत्र कहा गया है। यानी गुहलोतों के प्रतिहार सामंतों की 3 पीढ़ियां एक ही शिलालेख में राजपुत्र कहलाई। ओके, चलिए अब आगे क्या हुआ है। 13वीं 14वीं सदी तक
there is a lot of development on the linguistic front. यहाँ अपभ्रंश भाषा की विकास यात्रा जो थी ये मैच्योर हो चुकी थी और उसकी शाखाएं फूटने लगी थी, जिनमें आई एम जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स हियर, जैसे नागर अपभ्रंश जो थी उससे राजस्थान और गुजरात की भाषाएं बोलियां निकली। शौरसेनी अपभ्रंश से बुंदेली और कन्नौजी हिंदी का विकास शुरू हुआ, और यही समय था जब संस्कृत से बाहर का जो साहित्य डेवलप हो रहा था उसमें अब राजपूत जैसे शब्द मिलने लगे। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग सीन, जहां आप देखें तो एक तरफ खिलजी कालीन विद्वान ठक्कुर फेरू अपने संस्कृत ग्रंथ द्रव्य परीक्षा में तोमर राजपुत्रों के ढलवाए सिक्कों का वर्णन करते हैं, विच इज ऑन योर लेफ्ट। तो दूसरी ओर उसी समय अवधी भाषा में चांदायन लिखते मुल्ला दाऊद कहानी के मुख्य पात्र लोरिक के रूप का वर्णन करते हुए तुलना में राजपूत शब्द का प्रयोग करते हैं, दैट ही वाज लुकिंग लाइक अ राजपूत एट वन इंस्टेंस, कि ये व्यक्ति एक सुंदर राजपूत जैसा दिखता है, मुख पर सूर्य सा तेज है और उच्च कुल का लगता है, बेसिकली एन एलीट, एंड दैट एग्जांपल इज ऑन योर राइट। तो अब दोनों उदाहरण आराम से देखिए। संस्कृत की द्रव्य परीक्षा राजपुत्र, अवधि का चांदायन राजपूत। क्या आप ये कहेंगे कि ये दोनों अलग लोग थे? अपने सिक्के ढलवाने वाले ये तोमर राजपुत्र कौन थे? यहाँ राजपुत्र से क्या समझें? क्या केवल कोई राजकुमार थे? देखिए, हम सभी जानते हैं कि सिक्के हमेशा राजा ढलवाते हैं अपने नाम के, राइट? पर शब्द यहाँ राजा महाराजा नहीं बल्कि राजपुत्र आया है। जिन तोमरों के सिक्कों की बात द्रव्य परीक्षा में हुई है उन तोमरों के नाम आए हैं, एंड दे आर वेल नोन फिगर्स ऑफ हिस्ट्री। वो सभी राजा थे, राजवंश के थे, और उन्होंने अपने आप को हमेशा चंद्रवंशी क्षत्रिय बताया है। तो द्रव्य परीक्षा में आया वाक्य एता मुद्रा राजपुत्र तोमरस्य, अर्थात ये सिक्के तोमर राजपुत्रों के हैं। यहाँ राजपुत्र शब्द से अर्थ ऑब्वियसली राजा नहीं हो सकता, और ये किसी भी तरह से राजकुमार, ऑफिसर आदि का अर्थ भी नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ सिक्के ढल रहे हैं तोमर राजपुत्रों के। ऑफिसर्स के सिक्के नहीं ढल सकते, राजकुमारों के नहीं ढल सकते। सो नन ऑफ दीज। यहाँ राजपुत्र शब्द से समाज के एक वर्ग का या जाति का नाम लिया गया है, नीदर किंग्स नॉर एनी प्रिंसेस नॉर ऑफिसर्स, नन ऑफ दोज मीनिंग्स वुड फिट। और उसी समय मुल्ला दाऊद ने अवधि में चांदायन लिखा, और लिखते समय लाइक आई सेड, एक एलीट या नोबल मैन कैसा दिखता है उसकी तुलना करते हुए राजपूत शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। तो क्या मुल्ला दाऊद को अचानक से समाज का राजनीतिक नेतृत्व करती आकाश से आई कोई नई जाति मिली थी राजपूत नाम से? ये उसी वर्ग का उल्लेख है जिससे संस्कृत में उसी समय राजपुत्र कहा गया है। तो एक ही समय पर दो अलग भाषाओं के ग्रंथों में समाज के एक ही वर्ग को दो मिलते जुलते शब्दों से पहचाना गया है, राइट? एक जगह संस्कृत में राजपुत्र आता है और उसी समय लोक भाषा के एक दूसरे ग्रंथ में राजपूत शब्द आता है। सो आई विल रिपीट माय क्वेश्चन, राजपुत्र और राजपूत दो अलग लोग कैसे हो सकते हैं? अलग नहीं है। अच्छा, फिर इन ग्रंथों के बाद की जो सदियां हैं उनमें राजपूतों के अस्तित्व पर वैसे भी प्रश्न नहीं है, सो मैं उस फेज में नहीं जाऊंगा। तो ये हुआ हमारा बेसिक टाइमलाइन ट्रैवर्सल राइट फ्रॉम द ऋग्वेद अप टू द टर्किश एरा। नाउ we'll take some frequently spouted bogus claims about the origin and identity of Rajputs. So, राजपुत्र शब्द के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, सिर्फ राजकुमार इसका अर्थ नहीं होता, पर ये बस एक नॉन हेरिडिटरी टाइटल था। अटर नॉनसेंस, उत्तम श्रेणी की बकवास है। कैसे? सबसे पहले तो शब्द की एटमोलॉजी जो है, व्युत्पत्ति, इफ यू डीकपल द वर्ड एंड लुक एट इट्स कंपोनेंट्स,
तो एटिमोलॉजी खुद चीख चीख कर बता देती है कि इस शब्द में लीनिएज बाय डिजाइन है, राजपुत्र। ठीक है, क्या इतिहास में आपको कभी महाराजा नाम की पोस्ट का कोई अधिकारी मिला, नॉन हेरिडिटरी टाइटल वाला? कभी राजकुमार नाम की पोस्ट का कोई अधिकारी मिला, नॉन हेरिडिटरी टाइटल वाला? कहने का अर्थ ये है कि पहले के लोग शब्दों को हल्के में नहीं लेते थे। टाइटल्स जो हैं चलते फिरते नहीं बन जाते थे, हर टाइटल का अपना अर्थ होता था, एक पर्पस होता था। सेकेंडली, to see why Rajputra cannot be a non-hereditary title, one needs to understand how hereditary and non-hereditary titles differ. राजपुत्र अगर नॉन हेरिडिटरी टाइटल यानी बस एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन होता, तो जालौर शिलालेख में राजपुत्र कहलाए अनुभवी जोजिल को राज्य चिंतक का डेजिग्नेशन नहीं मिलता। नॉन हेरिडिटरी टाइटल उसे कहते हैं, राज्य चिंतक। राजपुत्र अगर नॉन हेरिडिटरी टाइटल होता, तो दिल्ली शिवालिक शिलालेख में राजपुत्र कहलाए संलक्षण पाल को महामंत्री का पद नहीं मिलता। नॉन हेरिडिटरी टाइटल उसे कहते हैं, महामंत्री। राजपुत्र नॉन हेरिडिटरी टाइटल होता तो लिच्छवी काल के सांगा शिलालेख में राजपुत्र विक्रमसेन का आधिकारिक पद सर्वदंडनायक नहीं बनता। ये सेना में जनरल रैंक के व्यक्ति को कहा जाता था। राजपुत्र केवल नॉन हेरिडिटरी टाइटल होता तो 2000 साल पहले गौतम बुद्ध ये नहीं कहते कि मैं जन्म आधारित इन ब्राह्मण, राजपुत्र, वैश्य और शूद्र जैसी पहचानों से अब अपने आप को नहीं जोड़ता। राजपुत्र केवल एक पद होता तो 10वीं सदी के मूलराज सोलंकी अपने सभी राजपुत्रों को उनके अलग अलग पद और कुल देखते हुए उस हिसाब से उनके लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं भिजवाते। The same way, when the author of Raj Tarangini has to convey that all sections of the society were paid for whatever services they rendered to the state, तो वो पूरे सोशल स्ट्रेटा को कवर करने के लिए क्या कहते हैं कि चांडाल से लेकर राजपुत्र तक सबको उनके काम के लिए रिवॉर्ड्स मिले। चांडाल से राजपुत्र तक। ऑब्वियसली ना तो चांडाल कोई नॉन हेरिडिटरी टाइटल है और ना ही राजपुत्र, दे आर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक, चलिए अब उस काल में डिप्लोमेसी और फॉरेन अफेयर्स संभालने वाली एक नॉन हेरिडिटरी डेजिग्नेशन थी जिसे सांधि विग्रह कहा जाता था। क्योंकि इस पद पर बैठा व्यक्ति जो है वो अपने राज्य के साथ जिसका भी झगड़ा चल रहा हो या होने वाला हो झगड़ा, उनसे उस पक्ष से बात करके कोशिश करता था कि पीसफुली मामला सुलझ जाए। इसीलिए उसके पद का ऐसा नाम था, सांधि विग्रहिक। संधि यानी समझौता, ट्रूस, कॉम्प्रोमाइज, पीस अग्रीमेंट। तो सांधि विग्रहिक वो है जो संधि की, कॉम्प्रोमाइज की स्थापना करे। युद्ध करना है या बातचीत से मामला सुलझ जाएगा, इसका निचोड़ निकालने वाला व्यक्ति, सांधि विग्रहिक। That's how a non-hereditary designation is. It always has a peculiar function that you can easily guess from the name itself, right? राजपुत्र पद वाला व्यक्ति क्या करता था? उसकी पोस्ट का नाम राजपुत्र ही क्यों था? राजपुत्र हमें इतिहास में कभी किसी पोजीशन पर मिलता है, कभी किसी पर, एंड वी हैव सीन ऑल ऑफ दैट विद एविडेंस कि ये शब्द राजा राजकुमार से लेकर सामंत, अधिकारी, छोटे मोटे जागीरदार, सैलरीड एम्प्लॉयज, सोल्जर्स, बॉडीगार्ड्स और मैसेंजर तक के लिए प्रयोग हुआ है। ये शब्द दुनिया भर के दूसरे नॉन हेरिडिटरी टाइटल्स के साथ लगा मिलता है, खुद नॉन हेरिडिटरी टाइटल नहीं है ये। लुकिंग एट द यूसेज एंड एटिमोलॉजी, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो राजपुत्र किसी नॉन हेरिडिटरी टाइटल को नहीं बल्कि समाज के एक वर्ग को कहा गया है, और गुप्त साम्राज्य के बाद तो इस बात की क्लियरेस्ट एविडेंस मिलने लगती है। लेट्स मूव ऑन। एक दावा राजपूतों को लेकर यह भी होता है कि
ये मिश्रित मूल की जाति है। सो द क्लेम इज कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि ब्राह्मण पुरुष और कर्ण कन्या से राजपुत्र पैदा हुए। तो जिस श्लोक का उपयोग किया जाता है इस क्लेम के लिए, वो आपकी स्क्रीन पर है। It says, with the union of a Kshatriya and Karan Kanya, Rajputra was born. Now, what is the truth of this? देखिए, जेसी रॉय और आरसी हजरा जैसे कई विद्वानों ने ब्रह्म वैवर्त पुराण की डिटेल्ड स्टडी की है, और इस पुराण की भाषा, थीम, कंटेंट और कंटेंट के दूसरे ग्रंथों में उपयोग के आधार पर उन सभी का निष्कर्ष है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण की ऑल अवेलेबल कॉपीज ये 16वीं सदी ईस्वी या उसके भी बाद में उड़ीसा बंगाल क्षेत्र में लिखी गई थी। ठीक है, इस फाइंडिंग को आज तक किसी इतिहासकार ने गलत नहीं ठहराया। ओके, और उसमें भी विशेषकर इस ग्रंथ के ब्रह्मखंड का 10वां अध्याय ये 17वीं सदी से पहले का बिल्कुल भी नहीं बताया जाता, और ये वही चैप्टर है जहां मिश्रित मूल की जातियों की बात हुई है, और इसी चैप्टर में आपकी स्क्रीन पर ऊपर दिया ये श्लोक मिलता है, which is used for making the ridiculous claim. Another thing is, श्लोक में जिस कर्ण जाति की बात की गई है, ये ट्रेडिशनली ज्यादातर उड़ीसा बंगाल साइड में ही पाई जाती थी। बट बिफोर आई कंक्लूड ऑन दिस वन, एक और दावा सह्याद्री खंड को लेकर होता है, जिसे कुछ लोग स्कंद पुराण का भाग बताते हैं। सो लेट मी शो दैट वंस। राइट, तो यहाँ इसमें कहा गया है कि रजपूत नाम की जाति क्षत्रिय पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ये मिथक फैलाते समय भी एक बात छुपा ली जाती है, वो ये कि सह्याद्री खंड के मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन और कंटेंट की थीम्स के आधार पर अगेन यही पाया गया कि सह्याद्री खंड का एक बड़ा भाग 16वीं सदी या उसके भी बाद में लिखा गया है। ये मैं नहीं, सह्याद्री खंड की डिटेल्ड स्टडी करने वाले विद्वान बताते हैं। हैव अ लुक। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पर है। इस खंड की एक्चुअली इतनी ज़्यादा और इतनी अलग अलग प्रतियां हैं कि स्कॉलर्स इसको इतिहास की दृष्टि से बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं मानते, और दावा करने के लिए जिस अध्याय से एक श्लोक उठाया गया है सह्याद्री खंड के, वो पूरा अध्याय ही ऐसे लेट इंटरपोलेशन से ग्रंथ में घुसाया गया है। अगेन नॉट माय कंक्लूजन बट ऑफ द स्कॉलर्स हु हैव स्टडीड द टेक्स्ट। उनके स्टेटमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अब उस श्लोक की भाषा पर ध्यान दें, तो लेट मी टेक यू बैक टू दिस श्लोक, राइट दिस वन। तो इसमें जो रजपूत शब्द आया था वो भी मेन स्ट्रीम लिटरेचर में काफी बाद में आया है। ठीक है, और सह्याद्री खंड जो है ये इतना स्कैंडलस, इतना कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट है कि पेशवा काल से ही इसमें इंटरपोलेशंस होने यानी कि प्रक्षेप होने और उनके मिसयूज से जो दक्षिणी ब्राह्मण थे उनमें बहुत झगड़े हुए, और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि पेशवा बाजीराव द सेकंड को सह्याद्री खंड की सारी प्रतियां नष्ट करवानी पड़ी। The evidence and references are all on your screen. Okay. तो जिसने भी ये दोनों श्लोक लिखे, ब्रह्म वैवर्त पुराण और सह्याद्री खंड वाले, वो भाई साहब 17वीं सदी के या उसके बाद के उड़ीसा बंगाल और दक्षिण के लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात लिख रहे थे, और उस लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में भी जो लिखा गया है वो सटीक है या नहीं, उसकी भी एक झलक तो हमें पेशवा के एक्शन से ही मिल गई। पर मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ एक्यूरेसी, ब्रह्म वैवर्त पुराण और सह्याद्री खंड के ये जो श्लोक थे, ये भारत के बाकी क्षत्रियों यानी राजपूतों पर लागू नहीं होते, जो वैसे भी अधिकतर उत्तर और पश्चिम भारत में रहते आए हैं। सो देयर इज नो ओवरलैप फॉर एप्लीकेबिलिटी व्हाटसोएवर। एंड बिफोर आई फॉरगेट, ये जो पूर्वी और दक्षिणी भारत के
ब्राह्मण थे, उनमें उस समय एक धारणा बहुत प्रबल थी कि दे यूज्ड टू बिलीव कि अब पृथ्वी पर क्षत्रिय नहीं रहे, केवल ब्राह्मण और शूद्र बचे हैं। इट्स दैट बिलीफ इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। तो ये जितने भी प्रक्षेप आपको बिल्कुल लेट मिडिवल सेंचुरीज में दिखते हैं, ये उन ब्राह्मणों में पाई गई उस धारणा का परिणाम है। और बाद में घुसे प्रक्षेपों का ऐसा ही कुछ खेल पराशर स्मृति के साथ हुआ है। तो कहा जाता है कि पराशर स्मृति में राजपूतों के मिश्रित उद्गम पर लिखा है। लेकिन पराशर स्मृति की पुरानी प्रतियों का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों ने, इंक्लूडिंग श्री चिंतामणि विनायक वैद्य, सबने यही पाया कि पुरानी प्रतियों में कहीं ऐसे कोई श्लोक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में कुछ और क्लेम्स को कवर करेंगे एंड विल गो थ्रू सम मोर एविडेंस। साथ ही इन 2 एपिसोड्स की पूरी जानकारी को एसिमुलेट करते हुए हम कुछ निष्कर्ष भी निकालेंगे। पर तब तक के लिए आपसे विदा लूंगा। प्रणाम।